इंडिया का एक बहुत बड़ा सपना था, सितारों के बीच अपनी जगह बनाने का। इस सपने के लिए सबसे जरूरी था अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करना। यह सिर्फ एक साइंटिफिक काम नहीं था, बल्कि देश के लिए बहुत अहम था। 1991 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO ने रशिया के ग्लावकॉस्मोस के साथ एक अग्रीमेंट किया। इस समझौते में यह वादा था कि वो हमें जरूरी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देंगे। यह हमारे लिए एक चाबी थी जिससे हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV का इस्तेमाल करके भारी सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते थे। हम एक बहुत बड़ी कामयाबी के बिल्कुल करीब थे, एक ऐसा पल जो हमारे देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए उम्मीदों और अनगिनत मौकों से भरा था। अग्रीमेंट पर स्याही सूखी भी नहीं थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। वो इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही तरक्की को काफी चिंता के साथ देख रहे थे। हमारा कामयाब आग्नि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जो हमारी देसी काबिलियत का सबूत था, उन्हें खास तौर पर परेशान कर रहा था। उन्हें यह भी साफ डर था कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मिलने के बाद इंडिया दुनिया के बड़े सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में एक मजबूत कॉम्पिटिटर बन सकता है। उन्हें लगता था कि इससे उनकी अपनी स्पेस एजेंसीज और कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर्स का जो दबदबा बना हुआ है, उसे सीधा खतरा होगा। उनकी चिंता दुनिया की सिक्योरिटी को लेकर नहीं थी, बल्कि स्पेस फील्ड में अपनी खुद की टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल बादशाहत बनाए रखने की थी। हमारी तरक्की रोकने के लिए यूएस ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का हवाला दिया। ये एक बेईमानी चाल थी। इंडिया उस वक्त MTCR का सिग्नेटरी नहीं था। उन्होंने इंडिया और रशिया पर MTCR गाइडलाइंस तोड़ने का इल्जाम लगाया और इस बात को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग होती है। ये कितनी अजीब बात थी। अमेरिकन कंपनीज ने खुद पहले इंडिया को ऐसी ही टेक्नोलॉजी ऑफर की थी, लेकिन रशिया के दाम से 4 गुना ज्यादा कीमत पर। हमने बिल्कुल सही किया था जो उनकी इतनी ज्यादा महंगी ऑफर ठुकरा दी थी। नियमों को इस तरह अपने हिसाब से इस्तेमाल करने से उनका असली मकसद साफ हो गया, इंडिया के इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम को दबाना। दबाव लगातार बढ़ता गया। मई 1992 में यूएस गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश के अंडर थी, ISRO और ग्लावकॉस्मोस पर सैंक्शंस लगा दिए। ये एक सीधा और सजा देने वाला कदम था जो हमारे नए नए क्रायोजेनिक प्रोग्राम को शुरू होने से पहले ही खत्म करने के लिए बनाया गया था। सैंक्शंस का मकसद रशिया से मिलने वाली जरूरी टेक्नोलॉजिकल मदद को काटना था। इसके बाद बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही आक्रामक रवैया बनाए रखा और रशिया पर जबरदस्त डिप्लोमेटिक दबाव डाला। आखिरकार ये दबाव काम कर गया। कम से कम ऑफिशियली तो यही हुआ। रशिया को हमारे बहुत ध्यान से बनाए गए एग्रीमेंट के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले हिस्से से ऑफिशियली पीछे हटना पड़ा, जिससे हमारे स्पेस के सपने एक मुश्किल हालत में आ गए। रशिया के फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से ऑफिशियली पीछे हटने के बावजूद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जनवरी 1994 में एक नया, काफी बदला हुआ अग्रीमेंट साइन हुआ। इस बदले हुए डील के तहत रशिया इंडिया को 3 पूरे बने बनाए KVD-1 क्रायोजेनिक इंजन्स देने पर राजी हो गया, लेकिन उन्होंने वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या ब्लूप्रिंट्स नहीं दिए जिनका शुरू में वादा किया गया था। इस अरेंजमेंट के साथ बहुत सख्त शर्तें थीं, जिन पर यूएस की निगरानी का काफी असर था। इन शर्तों में इंजन्स का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण सिविलियन कामों के लिए सीमित था। रशिया की मर्जी के बिना उन्हें री एक्सपोर्ट करना मना था और किसी भी डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसफर साफ तौर पर मना था। ये एक समझौता था जो जबरदस्त जियोपॉलिटिकल दबाव की वजह से हुआ था, असली एग्रीमेंट की बस एक परछाई। इस सीमित एग्रीमेंट के दिखावे के पीछे एक ज्यादा पेचीदा और खुफिया ऑपरेशन चल रहा था। ग्लावकॉस्मोस के अंदर कई देशभक्त साइंटिस्ट्स और ऑफिशियल्स, शायद रशियन गवर्नमेंट में कुछ ऊंचे लेवल के लोगों की चुपचाप सहमति से, इंडिया के सपनों को पूरी तरह खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो इस सिचुएशन की नाइंसाफी को समझते थे, इसलिए मदद का एक खुफिया रास्ता बनाया गया। जरूरी कंपोनेंट्स, अहम नो हाउ और खास डिजाइन डॉक्यूमेंट्स चोरी छुपे रशिया से इंडिया आने लगे। ये लगाए गए सैंक्शंस के खिलाफ एक बिग कहावत थी, कुछ रशियन एक्सपर्ट्स और उनके इंडियन साथियों के बीच हमेशा रहने वाली अच्छी दोस्ती का सबूत थी। ये चुपचाप मिली मदद बहुत काम आई। इन जरूरी चीजों का ट्रांसफर कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए हिम्मत और होशियारी की जरूरत थी। जैसा कि J. राधाकृष्णन नायर ने अपनी किताब स्पाइस फ्रॉम स्पेस में बताया है,
ये सेंसिटिव सामान अक्सर यूरल एयरलाइंस की अनकन्वेंशनल फ्लाइट से मॉस्को से दिल्ली पहुंचाया जाता था। मैं खुद इन खुफिया ऑपरेशंस की सच्चाई की गवाही दे सकता हूं, क्योंकि मैं कम से कम एक ऐसी फ्लाइट पर मौजूद था, एक बहुत जरूरी कंसाइनमेंट के साथ। हर सफर खतरों से भरा था। हमारे क्रायोजेनिक सपने को बनाने वाली चीजों को बड़ी मुश्किलों के बावजूद हासिल करने की एक बड़ी बाजी थी। इस खुफिया लेन देन में शामिल हर किसी के लिए दांव बहुत ऊंचे लगे थे। उसी वक्त जब हम इन मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे, विदेशी इंटेलिजेंस का साया और गहरा होता गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने ISRO को टारगेट करते हुए एक्टिव जासूसी ऑपरेशन शुरू कर दिए। उनका मकसद साफ था, हमारी तरक्की पर नजर रखना, ये समझना कि सैंक्शंस के बावजूद हम कैसे आगे भी आज रहे हैं, और प्रोग्राम के अंदर खास लोगों की पहचान करना। वो ये पक्का करना चाहते थे कि इंडिया इस मुश्किल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल न कर पाए। इस दखलंदाजी वाली सर्वेलेंस और खुफिया छेड़छाड़ ने इंडियन साइंस के इतिहास के सबसे दर्दनाक और नुकसानदेह किस्सों में से एक की नींव रखी। एक ऐसा किस्सा जो मुझे निजी तौर पर अपनी चपेट में ले लेगा और हमारे देश के स्पेस सपनों को पटरी से उतारने की कोशिश करेगा। नवंबर 1994 में साजिश की जो चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो एक बड़े क्राइसिस में बदल गई। मैं अपने कॉलीग सासी कुमारन के साथ एक मनगढ़ंत जासूसी स्कैंडल के बीचों बीच फंस गया। इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था कि हमने ISRO के क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट से जुड़े क्लासिफाइड ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंट्स कुछ मालदीवियन लोगों को बेच दिए थे, जो कथित तौर पर विदेशी ताकतों के लिए काम कर रहे थे। ये कहानी बहुत सोच समझकर घिरी गई थी, ताकि ये सनसनीखेज लगे और नुकसान पहुंचाए। ये एक घिनौना झूठ था। एक हमला सिर्फ साइंटिस्ट के तौर पर हमारी ईमानदारी पर नहीं, बल्कि ISRO के एम्बिशियस क्रायोजेनिक प्रोग्राम की जड़ पर था। टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसका निशाना हमारी तरक्की के दिल पर था। मेरी अरेस्ट के बाद के दिन एक बुरे सपने में उतरने जैसे थे। मुझे केराला पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने मुझसे पूछताछ की। मैंने जो टॉर्चर सहा वो फिजिकल भी था और साइकोलॉजिकल भी, लगातार और बेरहम। वो मुझसे उस जुर्म का एतराफ करवाना चाहते थे जो मैंने किया ही नहीं था, एक ऐसा जुर्म जो कभी हुआ ही नहीं था। जो तरीके इस्तेमाल किए गए वो मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए थे, ताकि मैं खुद को और दूसरों को फंसा दूं और उनकी झूठी कहानी पर लोग यकीन कर लें। अब ये बात सब जानते हैं कि ये पूरी साजिश सिर्फ कोई घरेलू मामला नहीं थी, बल्कि इस पर विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत असर था, या शायद उन्होंने ही इसे रचा था ताकि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बर्बाद किया जा सके। इस दर्दनाक मुश्किल वक्त में साइंटिफिक कम्युनिटी के कुछ हिस्सों और नेक दिल लोगों का सपोर्ट उम्मीद की एक किरण जैसा था। 1997 में इंडिया के कुछ सबसे माने हुए साइंटिस्ट्स और पब्लिक फिगर्स ने, जिनमें डॉक्टर सतीश धवन, प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा, श्री के चंद्रशेखर और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री TN सेशन शामिल थे, सरकार को एक जोरदार जॉइंट लेटर लिखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें यकीन है कि मुझे और सासी कुमारन को एक साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है, जो शायद विदेशी ताकतों ने इंडिया के देसी क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट को बर्बाद करने के लिए रची थी। उनकी मिलीजुली आवाज ने इंसाफ की मांग को काफी वजन दिया। आखिरकार सच भले ही देर से सामने आने लगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने पूरी जांच पड़ताल के बाद जासूसी के इल्जामों के हेक्यू में कोई सबूत नहीं पाया। गैप 2S अप्रैल 1996 में कोर्ट में दी गई अपनी क्लोजर रिपोर्ट में उन्होंने पूरे केस को बेबुनियाद और झूठा बताया और उन ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की जिन्होंने इसे गढ़ा था। बाद में कोर्ट्स ने CBI की फाइंडिंग्स को सही माना और मुझे ऑफिशियली बरी कर दिया गया, लेकिन जो नुकसान हुआ वो बहुत गहरा था। कीमती साल बर्बाद हो गए, क्रायोजेनिक प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका लगा और इस घटिया कैंपेन की वजह से बेगुनाह साइंटिस्ट की जिंदगियों पर कभी न मिटने वाले दाग लग गए। देश की तरक्की को जानबूझकर रोका गया। हमारे सपनों को पटरी से उतारने की पूरी कोशिशों के बावजूद, इंटरनेशनल दबाव, सैंक्शंस और उस बेहद नुकसानदेह जासूसी स्कैंडल के बावजूद ISRO का हौसला नहीं टूटा। देसी क्रायोजेनिक इंजन का सपना बहुत जरूरी था। एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश के तौर पर इंडिया की किस्मत से इतना जुड़ा हुआ था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। ISRO के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हालांकि हिल गए थे, पर हारे नहीं थे, बल्कि इन मुश्किलों ने हमारे इरादे को और मजबूत कर दिया।
हम समझ गए थे कि इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं था, बल्कि देश की आजादी और आत्मनिर्भरता का ऐलान था। हमारी तरक्की रोकने की कोशिशों ने अनजाने में कामयाब होने के हमारे इरादे को और हवा दे दी। मेहनत रंग लाई। कड़ी मेहनत, लगन और पक्के फोकस के दम पर ISRO ने अपनी खुद की क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी कामयाबी से डेवलप कर ली। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इंडियन साइंटिफिक सोच और हिम्मत का एक जबरदस्त सबूत। हमारे देसी अपर स्टेज से चलने वाले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के डेवलपमेंट ने इंडिया को इस एडवांस्ड कैपेबिलिटी वाले देशों के इलाइट क्लब में शामिल कर दिया। हमने न सिर्फ अपने रास्ते में आई रुकावटों को पार किया था, बल्कि और मजबूत होकर उभरे थे, ये साबित करते हुए कि इंडिया अपने टेक्नोलॉजिकल गोल्स को खुद हर मुश्किल के बावजूद हासिल कर सकता है। ये कामयाबी हमारे आलोचकों के लिए एक जोरदार जवाब था। इस मुश्किल से मिली काबिलियत ने ऐसी शानदार कामयाबियों की एक झड़ी लगा दी जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। 2013 में लॉन्च हुआ मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान कम लागत वाली इंजीनियरिंग और एकदम सही एग्जीक्यूशन की एक शानदार जीत थी, जिसने पहली ही कोशिश में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो किसी और देश ने नहीं किया था। ये दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन बन गया। इसके बाद के मिशंस, जिनमें मून के लिए चंद्रयान सीरीज भी शामिल है, ने एक मजबूत और इनोवेटिव स्पेस फेयरिंग देश के तौर पर इंडिया की जगह को और पक्का कर दिया। हर कामयाब लॉन्च और साइंटिफिक खोज हमारे देश की साइंटिफिक ताकत और अटूट हौसले का एक जबरदस्त सिंबल बन गई। ISRO का सफर और उसके अंदर मेरा अपना निजी सफर मुश्किलों का सामना करते हुए हिम्मत बनाए रखने की कहानी है। ये दिखाता है कि किसी देश के साइंटिफिक सपनों को बाहरी दबाव या अंदरूनी साजिशों से आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम, खासकर क्रायोजेनिक डेवलपमेंट को कमजोर करने की कोशिशें बहुत गंभीर और नुकसानदेह थी। फिर भी इंडियन साइंटिस्ट की मिलीजुली इच्छा शक्ति और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना रास्ता खुद बनाने पर तुले एक देश के अटूट सपोर्ट की आखिरकार जीत हुई। हमारा सफर जारी है, उसी खोजबीन और पक्के इरादे के जोश के साथ, हमेशा रेडी टू फायर, नई मंजिलों की ओर बढ़ते हुए और ब्रह्मांड में और भी ऊंचाइयों को छूने की ख्वाहिश रखते हुए।